हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग साइसिल का फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कॉन कॉल दोनों ही एनालाइज करेंगे एंड फाइनल वर्डिक्ट इसी वीडियो में बनाएंगे अपना। दोनों चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। अगर हम सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट साइसिल का एक एवरेज सा पोजीशन में रहा है इस बार। अगर आप देखते हो कंपनी का रिजल्ट जो इस बार रहा है, तो लास्ट ईयर पहले मैं Q4 FY25 को Q4 FY26 के साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगी। Q4 FY25 में जो रिजल्ट था दैट वाज 398 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़, जो अभी ग्रो होकर लगभग 5% से 419 करोड़ पर आया है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 160 लगभग 165 करोड़ से 176 करोड़ आया। दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अगेन 5.6% ऑफ ग्रोथ। एबिटा 58 से 61 हुआ है, 4% का ग्रोथ है। एबिट 44 से 47 गया जो कि 6% का ग्रोथ है। पीबीआईटी 49 से 52 गया है जो कि आपका 2% का ग्रोथ है। पीबीटी अगर आप देखते हो तो 40 से 43 गया है जो आपका 11% का ग्रोथ है। पैट आपका 13 से 32 गया है जो आपका 141% का ग्रोथ है। ईपीएस आपका 0.9 से 2.2 गया है जो कि आपका 141% का ग्रोथ है। एंड मार्जिन्स की अगर आप बात करते हो तो कंपनी के मार्जिन्स थोड़े से एक स्लाइट ओकेश काइंड ऑफ नंबर पे रहे हैं। जैसे कि अगर आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 41 से 42 गया है जो कि आपको ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप एबिटा मार्जिन्स देखते हो तो कंपनी के एबिटा मार्जिन्स 14.6 से 14.61 हो गए हैं। एंड ये आपका अगेन थोड़ा सा डी ग्रोथ है, बहुत माइनर सा। इसके बाद अगर आप पैट मार्जिन की बात करते हो तो पैट मार्जिन आपके 3% से 7% गया, जो ऑलमोस्ट आपके 120% का ग्रोथ है। अभी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का जो अनवांटेड टैक्स जो था वो कंपनी को देना पड़ा था, जिस वजह से इनका प्रॉफिट एक तरह से अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ द ब्लू डाउन गया था, जिस वजह से इनका जो प्रॉफिट है हमें इतना छोटा सा नजर आ रहा है इस बार। एंड जो ग्रोथ है वो एक बेस इफेक्ट की वजह से आ रहा है जो कि आपका लगभग 150% का ग्रोथ है पैट के अंदर। ये ये बेस इफेक्ट की वजह से, तो इसको हम स्टिल कंसिडर नहीं करेंगे। एंड इफ़ यू लुक एट क्यू ग्रोथ तो 411 से कंपनी 419 पे आई है जो ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ है। 173 से कंपनी 176 पर आई है जो आपका 1.5% का ग्रोथ है। 70 से 61 आई है जो आपका 12% का डिक्रीज़ है। 54 से 47 आई है जो आपका 13% का डिक्रीज़ है। 58 से 52 आई है जो आपका 9% का डिक्रीज़ है। 51 से 43 आई है जो आपका 14% का डिक्रीज़ है। 38 से 32 आई है जो आपका 14% का डिक्रीज़ है अगेन। 2.5 से अच्छा सॉरी, मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया, चलो कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। 411 से 419 कंपनी का रेवेन्यू आया है जो कि 1% का इंक्रीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का 173 से 176 आया जो कि 1.5% का इंक्रीज़ है। एबिटा अगर आप देखते हो तो 70 से 61 आया कंपनी का जो 12% का डिक्रीज़ है। 54 एबिट अगर आप देखते हो तो 54 से कंपनी का 47 आया जो आपका 13% का डिक्रीज़ है। पीबीआईटी अगर आप कंपनी का देखते हो तो पीबीआईटी 58 से 52 आया जो कि 9% का डिक्रीज़ है। एंड पीबीटी अगर आप देखते हो तो 51 से 43 आया जो 14% का डिक्रीज़ है। पैट अगर आप देखते हो तो 38 से 32 आया जो आपका 14% का डिक्रीज़ है अगेन। ईपीएस अगर आप देखते हो तो 2.5 से 2.2 आया जो कि आपका 14% का डिक्रीज़ है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हैं तो 42 से कंपनी के मार्जिन 42.0, जो 42.2 थे पहले 42.0 अब आ गए हैं, वो आपका डिक्रीज ऑलमोस्ट 0.38% का। एंड एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हो तो 17 से 14 पर कंपनी आई है जो आपका 14% का डिक्रीज है। पैट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 9.2 से कंपनी का 7.7 पर आया है जो कि 15% का डिक्रीज है। तो ओवरऑल कंपनी ने इस बार परफॉर्म अच्छा नहीं किया है क्यू लेवल्स पे। वाई लेवल्स पर ठीक है, लेकिन क्यू लेवल्स पे बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस ये कंपनी ने इस बार दिया है, जिसको आप अगेन किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ ये है कि इस बार वेडिंग सीजन जैसे आपका Q3 सबसे बड़ा वेडिंग सीजन ऐसी कंपनीज के लिए होता है, एथनिक रिटेल की अगर आप बात करते हो। एंड Q4 तक आते आते आपके वेडिंग सीजन थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, तो मे बी दैट कैन बी ए रीज़न जिस वजह से कंपनी का Q4 का रिजल्ट इतना वी कैन से लाइक सैचुरेटेड आया। बाकी तो और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है।
एंड इफ वी लुक एट वाई ओ वाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि हाँ कैसे कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म करी है इस बार। सो अगर हम वाई ओ वाई देखते हैं तो FY 2025 और FY 2026 एंडिंग कंपनी का, तो रेवेन्यू कंपनी 1462 से 1653 पर आई है इस बार, लगभग 1650 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। एंड इफ़ यू रिमेंबर अभी रिसेंट में इन्होंने पॉडकास्ट किया था मिस्टर प्रसाद चलवादी ने, तो उन्होंने वहाँ पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था कि 1650 करोड़ का रेवेन्यू इस बार लगभग हमारी कंपनी करने वाली है। तो हम दैट इज़ समथिंग क्लोज टू दैट, आई एम नॉट रेफरिंग टू द पॉडकास्ट, बट बस इन्होंने एक बार रिवील कर दिया था एक तरह से, अगर आप कह सकते हो, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट एक तरह से नंबर जो है उसके काफ़ी क्लोज इस बार। एंड 13% तक ऑलमोस्ट ये ग्रोथ आया है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 695 इस बार आया, जो कि लास्ट ईयर 610 था, एंड ये 13% से ग्रो हुआ है। एबिटा अगर आप देखते हो तो 211 से कंपनी 260 पर आई है, जो कि आपका 23% का ग्रोथ है। दिस इज अगेन अमेजिंग। एबिट अगर आप देखते हो तो 158 से 201 पे आया, जो कि आपका 26% का ग्रोथ है। दिस इज अमेजिंग। एंड अगर आप पीबीआईटी देखते हो तो कंपनी का पीबीआईटी 183 से 220 गया है, जो कि 15% का ग्रोथ है। पीबीटी अगर आप देखते हो तो 142 से 189 हो गया, जो कि आपका 32% का ग्रोथ है। अगर आप पैट देखते हो कंपनी का, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, 85 से 140 आया इस बार, तो ये आपका 65% से ग्रो कर गया है। दिस नंबर इज क्वाइट इम्प्रेसिंग। ईपीएस अगर आप देखते हो तो ईपीएस कंपनी का 5.8 से 9.5 गया है, दैट इज अगेन इम्प्रेसिंग। एंड 64% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 41 से 42 आ गए हैं, जो कि 69% 0.69% का ग्रोथ है। एबिडा मार्जिन अगर आप देखते हो तो 14.48 से 15.76 पर इस बार आया है, एंड जो कि आपका ग्रोथ ऑलमोस्ट 8.84% का। एंड पैट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 5.8 से कंपनी का पैट मार्जिन 8.52 पर आया, जो कि अगेन आपका 45% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो क्यू रिजल्ट को छोड़कर अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखते हो तो वाई ओ वाई लेवल, जो कि आपका FY 2025 और FY 2026 का है, और Q4 FY 2025 और Q4 FY 2026 का जो रिजल्ट है, ये दोनों वाई ओ वाई रिजल्ट कंपनी ने इस बार एक्चुअल में अच्छे दिए हैं। अगर आप क्यू को साइड हटाते हो, क्यू को पिक्चर में लाते हो, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका जो है एवरेज बन जाता है। अब मेरे ओपिनियन में रिजल्ट, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि कंपनी ने जो कॉन कॉल में बताया उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि रिजल्ट इज़ ओके। एंड एंड द थिंग इज़ कि द मार्केट वॉज टफ दिस टाइम, जो इन्होंने बताया था। एंड आई थिंक कि कंपनी ने स्टिल लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 1400 से इस बार कंपनी 1600 पर आई है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल कंपनी की हिस्ट्री में देखते हो तो आज तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी का रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट इज क्वाइट गुड, आई वुड से दैट। राइट, सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू आवर कॉन कॉल की कॉन कॉल कैसा रहा। अच्छा, इसमें अब जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है मुझे इस बार के रिजल्ट में लगी और क्या बुरी लगी वो देख लेते हैं। एक तो जो अच्छी चीज़ है कंपनी की, जो शॉर्ट टर्म डेट है कंपनी का, वो 148 से 7 करोड़ पर आ गया, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हम कंपनी को अब बोल सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका जो तमिलनाडु में एक्सपेंशन है वो कंपनी का इस बार अच्छा चला। एंड इसके अलावा अब जो बुरी चीज़ है वो कंपनी की है कि कंपनी का एसएसजी इस बार सिर्फ और सिर्फ 3% का रहा है, जो कि वर्स्ट एवर है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे कंपनी के लिए लगा। अब इसका रीज़न क्या है वो आपको कॉन कॉल में जानने मिलेगा, बट एक्चुअली कोई रीज़न वैसे कंपनी ने दिया नहीं है। बट इसके अराउंड क्या बात करी कंपनी ने वो आपको कॉन कॉल में ही देखने को मिलेगा। एंड विथ ऑल्सो दैट कि हाँ, ये एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग मोमेंट कंपनी के लिए हो सकता है, बट स्टिल आफ्टर 3% ऑफ एसएसजी एंड 13% ऑफ ग्रोथ, इसमें से 10% का ग्रोथ जो है आपका न्यू स्टोर्स के थ्रू आया, तो कंपनी के न्यू स्टोर्स इज सॉर्ट ऑफ परफॉर्मिंग, ओल्ड स्टोर्स आर नॉट परफॉर्मिंग। एंड इसमें एक्चुअली आंध्र प्रदेश और जो आपके तमिलनाडु है, इसका भी कुछ इशू है जो आपको कॉन कॉल में पता चलेगा एक क्वेश्चन के अंदर। एंड इससे भी एक और अच्छी तो नहीं कह सकते, सॉरी, इससे भी एक और बुरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वह है कि ट्रेड पेबल्स कंपनी का जंप हुआ है, जो कि 26 करोड़ से 163 करोड़ आया, तो ये एक और हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग कंपनी के अंदर दिख रहा है हमें। एंड इन्वेंट्री हैवी हो गई है कंपनी थोड़ा, 777 करोड़ से कंपनी 8 and 15 करोड़ की
आई है इस बार जो कंपनी का इन्वेंट्री है। सो अगेन वी वुड से कि हाँ, ओवरऑल पीएनएल अगर आप देखते हो तो पीएनएल के बेसिस पे हम सिर्फ कंपनी को जज नहीं कर सकते। लॉट 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 ऑफ थिंग्स जिनको देख करके हमें कंपनी को देखना होता है कि हाँ, सिर्फ पीएनएल के बेसिस पे अगर आप करने बैठे हो तो यू मे डू समथिंग रॉन्ग। अब कैश फ्लो की अगर आप बात करते हो तो कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कैश इस बार बनाया है। एंड ओके, इट इज़ समथिंग वेरी वैलिड पॉइंट जो इस बार कंपनी ने किया। प्रॉफिट कंपनी का 141 है, कैश उससे डबल है। दिस इज समथिंग विच कंपनी इज गुड इन। अब हम चलते हैं कंपनी के कॉन कॉल पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ कि जो मिस्टर आर भारद्वाज है, मिस्टर भारद्वाज रचामाडोकू, वो अभी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से हट करके सीईओ बन गए कंपनी के। सो दिस इज़ अ वेरी वाइस डिसीजन मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो यहाँ पे फैमिली रिलेशंस भी है, क्योंकि जो कंपनी के मेन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो सॉर्ट ऑफ ओनर है, कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं, प्रसाद चलवादी, मिस्टर प्रसाद चलवादी, उनके ये दामाद लगते हैं। तो मे बी दैट कैन बी अ रीज़न इनका ये सीईओ बनेगा। बट स्टिल एक एक चीज़ आपने शायद नोटिस करी है, नहीं करी है, आई एम नॉट श्योर, बट मिस्टर आर भारद्वाज इज़ अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू कैन सी दैट। एंड एक यंग एंटरप्रेन्योर का कंपनी में, वैसे तो हमेशा से थे कंपनी में, बट एक और बड़ा ओहदा मिलना, एक और ज़्यादा बड़ी पावर्स मिलना, दिस इज़ अ गुड साइन कि हाँ, कंपनी आगे चल करके एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न की तरफ जा सकती है। एंड द थिंग इज़ कि ऑलवेज ऐसा कोई नहीं है कि नया पर्सन को इन्होंने सीईओ बनाया है। ये भी मैं इसको एक ठीक ठाक सी, एक अच्छी ही न्यूज़ डिक्लेयर करूँगी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन। एंड द ओवरऑल ओके लाइट्स, सॉरी, द इलेक्ट्रिसिटी कैन गो ऑफ। एंड देखते हैं हम कितनी देर तक वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो माय पॉइंट वाज कि ऑलरेडी मिस्टर भारद्वाज ने खुद को प्रूफ किया है कंपनी के अंदर। वो पहले जो ये ऑनलाइन वाला सेक्शन था कंपनी का, कि ऑनलाइन कंपनी को कैसे स्केल करना है ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल, वो सब उन्होंने देखा। फिर वो कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर अभी वो सीईओ है। एंड इफ़ यू नो, कंपनी का जो कॉन कॉल्स वगैरह वो सब भी आर भारद्वाज जी हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय एंड लुक्स लाइक कि हाँ, बहुत ही यंग एंड एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ इन्वेस्टर सॉरी एंटरप्रेन्योर कंपनी के लिए है। सो या, दिस कैन बी अ गुड डिसीजन ओवरऑल, राइट। एंड अब देखते हैं कि कंपनी में कॉन कॉल्स को लेकर क्या बात हुई है। तो ओपनिंग में ही सीईओ यानी कि आर भारद्वाज ने यही बोला है कि FY26 हमारे लिए अच्छा था, कंपटीशन ज़्यादा था, टफनेस थी, बट ठीक है, फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज़ व्हाट वी आर प्राउड ऑफ। एंड तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट खुद चीज़ को मान रहा है कि हाँ, मार्केट इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था एंड हमने भी ठीक ठाक सा परफॉर्म किया। तो एक एक तरह से हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट बात कंपनी कर रही है, या फिर खुद को लेकर के थोड़ा सा एक नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते, बट एक तरह से खुद को ही डाउनग्रेड कर रही है। बट एटलीस्ट मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट, दैट इज और व्हाट वी वांट एंड ऑफ द डे। एंड मुझे ये कोई चीज़ इतनी सताएगी नहीं कि हाँ, मैनेजमेंट पेसिमिस्ट हो रहा है, मैनेजमेंट की टोन ये है वो है। ओवरऑल कॉन कॉल सुनने के बाद में आई फाउंड दैट कि कंपनी इज ऑनेस्ट, द मैनेजमेंट इज बीइंग ऑनेस्ट। सो दैट इज़ द मेन पर्सपेक्टिव फॉर मी। भले कंपनी को आगे कितना भी वक्त लग रहा है एक लेवल तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ समथिंग जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो कंपनी के प्रमोटर ही डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वही उसको लीड कर सकते हैं। बट हमारा काम है कि हम मैनेजमेंट को एटलीस्ट जज तो कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे ओपिनियन में मैनेजमेंट इज़ ऑनेस्ट एटलीस्ट। एंड सबसे पहले ये चीज़ एसएसजी को लेकर था कि एसएसजी इस बार कितना रहा एंड अगले साल तक क्या रहेगा, एंड पुराने स्टोर्स ने कितनी ग्रोथ दिखाई बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि एसएसजी इस बार हमारा सिर्फ 3% रहा, जो कि उन्होंने खुद नहीं बोला कि हमारे पुराने स्टोर्स ने बेयरली कुछ किया, जो अगर आप कह सकते हो कि ओवरऑल रिजल्ट का एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट है। एंड ओवरऑल जो 13% की ग्रोथ आई है, उसमें से सिर्फ 3% की ग्रोथ पुराने स्टोर्स ने दिखाई है। तो यस, अब ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली कि हाँ, हमारी नए स्टोर्स हमने ज़रूर बढ़ाए, जबकि ज़्यादातर नए स्टोर्स भी हमने ड्यूरिंग मार्च एंड
दिसंबर के बीच में बढ़ा है, बट स्टिल हमारा जो एसएसजी था वो बहुत ही डाउन था। एंड अगले साल इन्होंने बोला कि 3% से थोड़ा और बेटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इन्होंने एक्चुअल में कुछ बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दिया। एंड देयर दिस इज़ द पेन पॉइंट जहाँ पर कंपनी को एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि लात पड़ने वाला सेक्शन, जहाँ पर कंपनी इज बीइंग पेसिमिस्ट। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा पेसिमिस्ट पॉइंट है। बट एक चीज़ और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये रियलिटी के साथ साथ चल रहे हैं। ये दे आर नॉट बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्ट, दे आर बीइंग रियलिस्ट दिस टाइम। दैट इज़ व्हाट हाउ वी वांट आवर मैनेजमेंट टू बी। तो इन्होंने ये बताया कि 3% का एसएसजी हम देंगे, 3% से 3% के एसएसजी से थोड़ा बेटर एसएसजी हम देंगे, और 1 लाख के नए स्टोर्स हम 1 लाख स्क्वायर फीट के नए स्टोर्स हम खोलेंगे। और कोई रेवेन्यू नंबर नहीं दिया, बाकी H1 के बाद तक का इन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगा। तो हाँ, ओवरऑल एसएसजी इज़ वेरी वीक, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, और हाँ एक तरह से कंसर्न ही है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है कि Q4 में मार्जिन्स क्यों सेक्रीफाइस हुए, स्पेशली आपके एबिटा मार्जिन्स। कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 42% है तो फिर आपका एबिटा जो है वो आपका 15% के आसपास क्यों आया, यहाँ पर ज़्यादातर पैसा कहाँ गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहली तो चीज़ ये हुई कि हमारे जो स्टोर्स थे, हमने ज़्यादातर स्टोर्स दिसंबर से मार्च के बीच में खोले, जिससे नए स्टाफ का जो खर्चा है वो बढ़ गया। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है नए स्टोर्स को बनाने में गया। और दूसरा कि अक्टूबर से मार्च एक बोनस पीरियड होता है, जहाँ पे हम पूरे साल का बोनस हमारे एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमारा लगभग 4 से 5 करोड़ का कॉस्ट एक्स्ट्रा गया Q4 के अंदर। और इन्होंने बोला कि Q4 में हमने एडवर्टीज़मेंट पे काफ़ी खर्चा करा, जो हालांकि हमारे लास्ट ईयर के एडवर्टीज़मेंट्स के कॉस्ट से 10 करोड़ कम था, बट ये खर्चा होने की वजह से वी कुड नॉट कंट्रोल लॉट ऑफ टूवर्ड्स आर मार्जिन, एंड जिस वजह से ये थोड़े से सॉर्ट ऑफ डिप्रेस हो गए। एंड अगले साल इन्होंने बोला है कि एबिटा जो है 15.76 से कम 50% ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर आप कह सकते हो कि हाँ का मार्जिन लगभग 17% के आसपास पहुंच सकता है। ये एक तरह से अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक्सप्लेनेशन मुझे ठीक लगता है, एक तरह से लेजिट लगता है। हाँ बहुत वो नहीं कह सकते कि कंपनी डिफेंड करी खुद को, कहीं ना कहीं डिफेंड भी कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट, ओवरऑल टोन जो है ना कॉनकॉल का वही ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कंपनी खुद को डिफेंड करेगी, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये चीज़ हुई है एंड ये चीज़ है, तब उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बट हाँ फ्यूचर में ये ना हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। सो यस, ओके, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आपका टैक्स डिमांड जो था, कि 50 करोड़ का जो टैक्स डिमांड किया था इनकम टैक्स ने, वो माफ़ कर दिया आपका, और कंपनी ने 21 करोड़ जो है वो पे किया इनकम टैक्स को। तो इसकी कहानी थोड़ा सा समझाओ। तो 50 करोड़ की कहानी ऐसी है कि जो प्रमोटर है कंपनी के, उन्होंने अपनी फैमिली में कुछ पैसा देने के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करी थी। अब वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के उसमें आई, तो उन्होंने देखा एंड डेट वाज लाइक ये एक अनलेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस है, तो आपको इस पर 50 करोड़ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कोर्ट में अपील किया गया था, जिस केस में कंपनी जीती थी कि हाँ हम ये टैक्स पे नहीं करेंगे। सिर्फ एक 50 लाख रुपए की पेनल्टी आई थी जो कंपनी ने पे करी। अब जो 21 करोड़ का मामला था, तो इजीली ये 50 करोड़ कंपनी को पे नहीं करना पड़ा, मेजरली प्रमोटर को। और ये जो 21 करोड़ का मामला है, ये है कि कंपनी ने कोविड के टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस में दिया था, जिसका टीडीएस वगैरह कट नहीं किया, एंड इनकम टैक्स ने वही गलती को पकड़ के इनके ऊपर टैक्स बनाया, जो कि कंपनी को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती, तो बिना किसी झंझट के 21 करोड़ कंपनी ने पे कर दिया। तो यही चीज़ को यहाँ पे इन्होंने समझाया है, और यही बोला है कि हाँ हमने ये था, किसी इन्वेस्टर को डाउट होगा मे बी, तो उन्होंने ये चीज़ पूछी। सो यस, और इसीलिए लास्ट ईयर जो है ये ज़्यादा था Q4 FY25 में, और अभी ये जो है आपका कम हो गया, इसीलिए आपका जो पैट नंबर्स है वो इतने ज़्यादा वो लग रहे हैं आपको कि Q4 FY25 में पैट नंबर कम था, इस बार ज़्यादा है, इसीलिए आपको पैट में जंप देखने को मिलेगा।
अच्छा, अब पूछा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ग्रोथ क्यों नहीं आई है इस बार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जैसे क्वेश्चन क्या था कि FY23 में आपका वहाँ से लगभग 600 करोड़ आप कमा रहे थे आज के 3 साल पहले, और आज आप FY26 में 500 करोड़ लेकर आए, यानी कि 100 करोड़ आपका कम हो गया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जैसे जगह पे, जो कि आपका मेन कोर रीजन है एक तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तेलंगाना में जैसे हमारे KLM स्टोर ज़्यादा है, लगभग 60 से 65% KLM स्टोर्स है, एंड KLM में इनका पिछले 3 साल से इस साल -3% का डिक्लाइन है, यानी KLM स्टोर्स इनका ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसका भी इशू इन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस वाला सेगमेंट है, जहाँ पर 250 से शुरू होकर के लगभग हज़ारों तक प्राइस जाते हैं। तो इस केस में कंपटीशन बहुत है कि लाइक मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और भी कई सारे छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, जिसकी वजह से KLM इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड। एंड ज़्यादातर तेलंगाना में क्या है, KLM स्टोर्स है, जिस वजह से तेलंगाना की जो ये प्रॉब्लम है ये सामने अब आई है हमारे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बोली कि कला मंदिर और वर्मा लक्ष्मी जो फॉर्मेट है इनका, वो तेलंगाना में ठीक ठाक चल रहा है और उसमें हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिली है। लेकिन KLM का जो ड्रैग है वो बहुत ज़्यादा, ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखते हो उसको ड्रैग करा है। एंड यहाँ पे कंपनी ने ये चीज़ भी बताई थी कि जो SSG ड्रॉप हुआ है, SSG में अगर आप देखते हो तो KLM का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। KLM की वजह से भी जो 3% का SSG है वो आपका ड्रैग हुआ है, मतलब 3% का SSG आया है। अदरवाइज कंपनी ने एक जगह क्लेम किया था कि हमारा जो SSG है इस बार हाई सिंगल डिजिट तक होता है, यानी कि 8 से 9% जा सकता था, बट KLM की वजह से दिस हैज़ कम टू 3%। तो हाँ, KLM वाली अगर चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, हालांकि कंपनी ने ये चीज़ बोली, CEO ने बोला था कि हम प्लान बना रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि KLM के लिए अभी भी इनके पास कोई हार्डकोर प्लान नहीं है, एंड दे आर स्टिल सॉर्ट ऑफ लुकिंग टू सर्वाइव KLM। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार इतना ही प्रॉब्लम है तो KLM को हटाओ, सिंपल सी बात है। अगर इतना नहीं आपके KLM स्टोर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, रिमूव देम और स्टॉप देम लाइक फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर वो इतने आपका खून चूस के लेके जा रहे हैं, आपका सारा SSG चूस रहे हैं, आपका सारा रेवेन्यू चूस रहे हैं, then what does mean it by having KLM in your group, right? तो मे बी KLM की वजह से ही यहाँ सारी गड़बड़ हो रही है। अभी भी कंपनी के पास कोई प्लान नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई गेट डिसअपॉइंट। मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका एक बार SSG डाउन हो, अगली बार हो सकता है SSG समथिंग जो आपका ठीक हो सकता है। रेवेन्यू डाउन है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो सकता है। बट जब आपके प्लान्स ठीक नहीं है, जब आपका बिजनेस ठीक नहीं है, जब आपके ठीक से कोई एक फॉर्मेट या आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हालांकि वो सब हमें नंबर में रिप्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे सीधा सीधा बिजनेस के अंदर एक क्रैक नजर आता है कि हाँ, जो इनके 5 फॉर्मेट्स है उसमें से एक फॉर्मेट इज एक्चुअली ड्रैगिंग ऑल द थिंग्स। तो फिर वहाँ मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रेज होता है कि यस, वाई company is even having that format anymore, just remove the format or make it better anyhow. That is why I can give you the money, that is why I can invest it, right? तो एक मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फॉर्मेट वाइज कितना बिक रहा है आपका ओवरऑल। अगर आप देखते हो तो उन्होंने बताया कि वली सिल्स एंड वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट से हमको 52% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, यानी लगभग 100 रुपये में से 52% हमारा वर्मा लक्ष्मी एंड वली फॉर्मेट कमा करके दे रहा है। तो वली हैज़ बिकम अ वेरी लाइक शो स्टॉपर एक तरह से। वली सिल्स अभी अभी इन्होंने शुरू किया था इस साल के अंदर ही, एंड 52% ऑफ रेवेन्यू, मतलब इन 52% ऑफ रेवेन्यू में से भी काफ़ी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ जो है वली सिल्स लेकर के आ रहा है। दैट इज़ समथिंग गुड। एंड KLM अगर आप देखते हो तो -3%। बाकी कला मंदिर आपका जो है कर्नाटका में स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने ये बोला, एंड आंध्र प्रदेश में ओवरऑल सभी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया। एंड कंपनी बोलती है कि हमारा बेस्ट फॉर्मेट जो है वो वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट है, जहाँ पर हम प्रीमियम साड़ीज, वेडिंग शॉपिंग्स, हाई मार्जिन, ये सब कुछ हमारे साथ वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट में हो रहा है। एंड वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट को हम और ज़्यादा बड़ा करेंगे। KLM जो है हमारा सबसे वीक वाला लिंक है। तो यस, कंपनी को रियलाइजेशन है, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगले साल पहले हाफ में ग्रोथ होगी या दूसरे में।
मतलब अगर आप बात करते हो H2 FY27 और H1 FY27 तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अच्छा, पहले में इन्होंने बोला कि अधिक मास आपका रहेगा, तो एक एक्स्ट्रा महीना होता है हिंदू कैलेंडर में जिसमें एक तरह से जो आपकी शादी वगैरह होते हैं वो बंद होते हैं। तो FY27 में Q1 में ज़्यादा से ज़्यादा मिड मई से मिड जून तक ये बहुत ही एक ऐसा सीज़न होगा जहाँ पर शादियाँ बहुत कम हो रही है। तो ओवरऑल साड़ी वगैरह काफ़ी कम बिकेगी, एंड अगर जो बिक रही होगी वो छोटे मोटे फेस्टिवल्स की वजह से बिक रही होगी। तो ये ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि H1 हमारा लोअर जाएगा, लेकिन जो दूसरा हाफ आएगा वहाँ पे क्या होगा, दशहरा जैसे इस बार पहले आ गया था वैसे इस बार दशहरा पीछे जाएगा, शिफ्ट होगा। तो उस वजह से एंड फिर दिवाली आ जाएगा, फिर फेस्टिवल बूस्ट होगा, तो ओवरऑल H2 विल बी द बेटर। एंड यहाँ पर अप्रैल का जो परफॉर्मेंस है, सॉरी, हाँ, इन्होंने बोला कि अप्रैल भी हमारा इस बार वीक गया था, मई जून से भी हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, प्लस मॉनसून का थोड़ा सा रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो H2 विल बी द बेटर। ये तो आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये तो हर रिटेलर के साथ में है कि हाँ, मतलब स्पेशली एथनिक रिटेल्स में कि H2 इज़ ऑलवेज द बेटर वन। फिर पूछा गया है कि आपका FY26 में एबिटा मार्जिन कितने होंगे, इम्प्रूवमेंट कितना होगा। तो कंपनी यहाँ पर बताती है कि FY26 में अगर आप मार्जिन देखते हो तो 15.76% हमारा रहा, एंड FY27 में हम टारगेट कर रहे हैं कि 17.5 to 18%। अब अगर आपको याद हो तो रिसेंट के, अगर आप चाहे जाके मेरी वीडियोस देख लेना, अब मुझे एग्जैक्ट Q2 था या Q3 था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट किसी एक कॉन कॉल में कंपनी ने बोला था कि हमारे मार्जिन इस बार हम 17% के क्लोज करेंगे हम एबिटा मार्जिन, मतलब उसी के आसपास कुछ कहानी बनाई थी। तो वो कंपनी ने इस बार अचीव नहीं किया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कंपनी पे सबसे पहले तो खड़ा होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हम नेक्स्ट ईयर में 17.5 to 18% के एबिटा मार्जिन ला करके देंगे। तो एक तरह से कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग इन कॉन कॉल्स। अब मैं इसको बहुत बड़ा एक नेगेटिव रेड फ्लैग नहीं बोलूँगी, कि क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। प्रोमिस करने को या फिर एक कमिटमेंट देने को तो बहुत कमिटमेंट दे सकते हैं, बट रियलिटी इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। आई एम नॉट अ वेरी फुद्दू इन्वेस्टर जो ये बोले कि हाँ ये बोला था ये नहीं किया। ठीक है, मैं मानती हूँ नहीं किया, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज वेल कि हाँ आपने चीज़ बोली आपने नहीं की। क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है, बट आई वुड लाइक टू नो द स्टोरी बिहाइंड दैट कि क्यों नहीं हुआ। एंड मुझे एक वो बन के नहीं चलना है कि लाइक बस ये बोला ये नहीं हुआ एंड दैट इज़ वाई माई इन्वेस्टमेंट थीसिस इज़ ब्रोकन। तो वो चीज़ नहीं है। आई एम बीइंग अ रियलिस्ट, और ये चीज़ कि हाँ बिजनेस बहुत अलग चलता है, जो आपने कभी इमेजिन करा हो उससे डिफरेंट होता है। तो येस, कंपनी विल नीड सम टाइम, देखते हैं नेक्स्ट ईयर तक इफ दे आर एबल टू डू दैट और नॉट। स्टिल इट्स दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी, or it is not a big red sign for me. Yes, it is something very concerning, but not that much concerning, and it is quite okay-ish kind of deal for me. तो ठीक है, मतलब सही सिल्क को अगर आप ओवरऑल देखते हो तो एक बहुत ज़्यादा ऐसा रिजल्ट भी नहीं दिया है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जिसके लिए, और ऐसा भी नहीं है कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। तो ये एक ठीक ठाक सी चीज़ है। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर आप पैट क्या 2000 करोड़ करोगे FY26 में। तो फिर यहाँ पे CFO ने बोला कि हाँ ठीक है, हम इसको सेकंड Q2 के कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ हम 17 to 18.5% का एबिटा करेंगे, तो हाँ कहीं ना कहीं 200 करोड़ का पैट इज ऑल्सो लुक्स लाइक अचीवेबल। देखते हैं शायद इस बार ये 200 करोड़ का पैट कर पाए। फिर पूछा गया है कि आप 1 लाख स्क्वायर फीट क्यों ही टारगेट कर रहे हो, क्या आप इससे ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते। तो कंपनी बोलती कि मतलब क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्योंकि बैलेंस शीट इनकी क्लीन है, पैसा वैसा है, बहुत ज़्यादा कुछ लोन नहीं है, 1.5 लाख क्यों नहीं टारगेट कर सकते। तो कंपनी ने बोला कि हम ये नहीं करना चाहते कि हम ओवर एक्सपेंशन करें और फिर हम स्टोर बंद करें। दैट इज़ नॉट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। एंड द सेकेंड रीज़न कि हमको जो लोकेशन चूज़ करना है वो हमको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सोच समझ के लोकेशन चूज़ करना है जहाँ पर हमारा स्टोर एक्चुअल में चले, और कौन सा फॉर्मेट डालना है कौन सा नहीं डालना है, तो ये दैट ऑल टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जो कि कंपनी का आई थिंक एक बहुत ही लेजिट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ एटलीस्ट इस चीज़ को लेकर के कंपनी अवेयर है।
हाँ कंजर्वेटिव है, मैं ये नहीं कह रही कि रैपिडली एक्सपेंशन कर रहा है या फिर इतना ही करना चाहिए। यस इट इज़ कंजर्वेटिव, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, एक अच्छी बात है। फालतू का एग्रेशन एंड ऑफ द डे वो खुद कंपनी बोल रही है कि स्टोर क्लोजर के लिए भी लीड करता है, हमारे कम्पिटिटर्स के साथ ऐसा कई बार होता है। तो वही चीज़ को लेकर आप सब तो जानते ही हैं, एंड मैं नहीं चाहती कि वो एग्रेशन तरीके से आप स्टोर्स खोलो। हाँ थोड़ा सा बढ़ सकता है नंबर, 1.2 लाख तक भी जा सकता है इजीली, बट ठीक है 1 लाख इज़ ऑल्सो गुड, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं है। अगर है तो भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब आपका ओपिनियन इसमें अलग हो सकता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, और ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, आपका ओपिनियन अलग हो उसमें क्या दिक्कत है। इन्वेंट्री डेज को लेकर के क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि 180 दिन का इन्वेंट्री डे आपका क्यों है। वैसे 180 दिन का इन्वेंट्री डे रिटेल स्पेस में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ऑल्सो वन थिंग आई वुड से कि साड़ी का मामला है। साड़ी के मामले में ना इन्वेंट्री आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती है, बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है साड़ी। फिर भी एक ही फैशन है जो घूम फिर कर साड़ियों में आता रहता है, तो ये ठीक है, 180 इज़ ऑल्सो फाइन, फाइन वाली कंडीशन पे है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि दुकान डालने के बाद में हमारे लगभग 2-3 महीने का स्टॉक अपने पास हमें रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये हमारे पास में रहता है, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके दिस इज़ अगेन नॉट वेरी गुड क्वेश्चन टू हैव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके जो स्टोर्स है वो कितने वक्त में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो स्टोर है 8 से 9 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है, और पूरा मच्योर स्टोर होने में हमको लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो दिस इज़ अ गुड पीरियड कि हाँ यहाँ पर कंपनी अपना स्टोर जो है सिर्फ 8 से 9 महीने ने लगभग लगभग 1 साल के अंदर अंदर अपना स्टोर का पूरा पैसा वसूल लेती है वापस, एंड ऑलमोस्ट वो पैसा फिर एकदम लाइक एक फ्री कैश की तरह चलता रहता है। तो दिस इज समथिंग गुड एंड ये अच्छा है एक्चुअल में। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि FY 2026 में जो एक्सपेंशन मिक्स होगा वो हमारे 40% सॉरी 60% कलामंदी स्टोर्स होंगे और 40% हमारे वर्मा लक्ष्मी स्टोर्स होंगे। सो दिस इज़ गुड। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आप महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ के एडवर्टाइजिंग आपका ज़्यादा लगेगा। तो कंपनी ने बोला कि हाँ हम सोच रहे हैं कि FY 2026 में हम एक स्टोर एटलीस्ट हमारी जो ये जो साउथ इंडियन वाला एरिया है इसको ब्रेक करके हम एक स्टोर कहीं ना कहीं बाहर डालें, जो कि महाराष्ट्र में इनका एक पायलट स्टोर चल रहा है ऑलरेडी, जहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। एंड इन्होंने बोला कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे साई सिल्क नाम से, कला मंदिर नाम से, वर्मा लक्ष्मी नाम से, सिल्क की साड़ियों के नाम से कोई ढिंडोरा किसी ने पीटा नहीं है एंड जो कोई जानता नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंपनी कहीं ना कहीं कह रही है कि हाँ हमें नए नए लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाने का कॉस्ट, एडवर्टाइज करने का कॉस्ट, अलग अलग तरह के सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का कॉस्ट, ये सब कुछ करने के लिए वी विल बी हैविंग टू स्पेंड सम मनी। तो ये कंपनी ने यहाँ पे बोला, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बोली कि टोटल एड स्पेंड जो हमारा 4% ऑफ रेवेन्यू ही रहेगा। एक और इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि क्योंकि अभी गोल्ड को लेकर आप सब जानते ही हैं कि गोल्ड शायद इस बार इंडियंस थोड़ा कम खरीदे एंड गोल्ड की तरफ वो ध्यान नहीं रहेगा, तो वो जो पैसा है ओवरऑल साड़ीज़ के अंदर फ्लो हो सकता है। तो ये भी इन्होंने एक पॉजिटिव तरह का ठीक ठाक सी एक चीज़ बताई, जो कि लगता है कि हाँ हो सकती है इस बार कि पैसा ज़्यादा जो है ये साड़ी और एथनिक वेयर में आए, तो पॉसिबली। अब ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब पूरे कॉन कॉल का। अब जो इसमें अच्छा लगा वो ये था कि हाँ कंपनी का जो टोन था वो बहुत ही ठीक ठाक सा है, ऑनेस्ट है, कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं है, पैसिमिस्ट भी नहीं है, एंड बहुत ओवरऑल सी एक ठीक ठाक सी कॉन कॉल कंपनी ने करी। हाँ रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो कंपनी वॉज नॉट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, बहुत बड़े कोई बांध नहीं बांधे अगले साल के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि हाँ कंपनी कैन बी प्लानिंग समथिंग गुड इंटरनली, अब वो सब आने वाले क्वार्टर्स को देखकर ही पता चलेगा, है ना। एंड अब जो उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो ये है कि तेलंगाना का जो, अगर आपने सुना अभी जो कुछ भी है कॉन कॉल में, तो तेलंगाना का जो शेयर है ओवरऑल रेवेन्यू से वो थोड़ा गिरता जा रहा है, प्लस KLM का प्रॉब्लम अलग चल रहा है, प्लस SSG आपका ड्रैग हुआ है। तो ये सब
कि जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो KLM है। अब मुझे ये जानना है, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक या नेक्स्ट आने वाले कुछ क्वार्टर तक KLM का क्या इलाज करते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉब्लम चली आ रही है। अगर 2 क्वार्टर और चल गई तो ये 1 साल का प्रॉब्लम हो जाएगा, जो फिर कंपनी को अगले 3 साल तक ड्रैग करते ही रहेगा। तो अभी मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कॉन कॉल से ये निकला है वो ये KLM का है। अब इसी की वजह से SSG भी ड्रैग हुआ है और इसी की वजह से तेलंगाना का शेयर भी गिर रहा है, क्योंकि 60 to 65% ऑफ जो आपके स्टोर्स है तेलंगाना में KLM है। दिस इज द कंसर्न मेन विच आई फाउंड इन द ओवरऑल कॉनकॉल। बाकी सब तो ठीक है, कैश है या फिर जो इन्वेंट्री डेज है सब चलता रहेगा। ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है, ये आगे वाले कैसे पे कर रहे हैं या फिर इन्वेंट्रीज कितनी जल्दी आउट हो रही है वो सब बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। सो या दैट वाज ओवरऑल गुड कॉन कॉल, नॉट वेरी कुछ बहुत बड़ा कंपनी ने नहीं इस बार बताया, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी कंपनी। ओके कॉन कॉल वाज दैट, राइट। सो या दैट वाज कंप्लीट कॉन कॉल। अब देखते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में अगर कुछ जानने मिलता है तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अगेन विथ यू एंड शेयरिंग इट विथ यू, right? So I will see the next video. Till then, do research. If you have any kind of queries around, you can leave in comment.